कर अगरिया महिलाएं इन्हें चलाती हैं। इनके बीच में बना छेद वाल्व की तरह काम करता है। एड़ी से इन्हें बंद कर जैसे ही चमड़े को पंजों से दबाया जाता है, हवा की धौंक भट्टी में पहुंच जाती है। जब धौंकनी छोड़ी जाती है, तब उसके पीछे लगी बांस की कपच्चियां या डांग ऊपर उठ जाती हैं। छेद खुल जाते हैं और उनमें हवा फिर से भर जाती है। दिन में स्त्री और पुरुष अयस्क एकत्र करने के बाद जंगल में जाकर कोयला बनाते हैं। खास बात यह है कि इसके लिए अगरिया कोई पेड़ नहीं काटते। यह कोयला केवल पुराने सूखे गिरे हुए वृक्ष से ही बन सकता है। अगरिया केवल साल या सर्रे की लकड़ी का कोयला बनाते हैं, क्योंकि केवल इसी लकड़ी में वह ज्वलनशीलता है जिससे पत्थर को पिघलाकर लोहा बनाया जा सके। लकड़ी को जलाकर उसे छोड़ दिया जाता है और अंगार होने पर उसे बुझाकर कोयला तैयार किया जाता है। दिन ढलते ही अगरिया स्त्रियां भट्टी की साफ सफाई कर देती हैं और कोदो की भूसी को तपते लोहे से भूनकर उसमें पानी मिलाकर उसे भट्टी के मुंह पर जमा देती हैं। उनके लिए यह जन्म लेने वाले गर्म तपते लोहे का नर्म बिछौना है। भट्टी में ऊपर तक कोयला भर दिया जाता है। और फिर इंतजार किया जाता है रात के आगमन का। लगभग आधी रात के समय जब सारी दुनिया सो जाती है, अगरिया की भट्टी जाग उठती है। जंगल के वीरान सन्नाटे में अज्ञासुर और लोहासुर का आह्वान मंत्र जप कर अगरिया अपनी भट्टी को आंच देता है। अगरिया स्त्री धौंकनी पर अपने कुशल पांव जमाती है और धीरे धीरे भट्टी से धुआं उठना शुरू हो जाता है। पांच या 10 मिनट के बाद वह भट्टी से उठते धुएं में एक जलती हुई तीली लगाता है और भट्टी के मुख पर सुंदर लाल नीली लौ नृत्य करने लगती है। लाल नीली रोशनी से पूरी झोंपड़ी जगमगा उठती है। धौंकनी पर कुशल पांवों का नृत्य आरंभ हो जाता है। उधर अगरिया पुरुष भट्टी में गिरते अयस्क की धार को लकड़ी से हिलाकर कोयले में मिलाता जाता है। जैसे ही भट्टी में लौह अयस्क नीचे धसकता है, उसमें और कोयला और अयस्क भर दिया जाता है। इसके साथ ही जलती भट्टी में चिरौना मिट्टी डालने का क्रम भी आरंभ हो जाता है। यह अगरिया के लोहा बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, जिसमें अगरिया के लोहे में जंग न लगने का रहस्य छिपा है। पर अगरिया यह कैसे तय करता है कि उसे भट्टी कितनी देर जलानी है? अगरिया आग की लपट का रंग देखकर यह तय कर लेते हैं कि उन्हें भट्टी कब बंद करनी है।
यह अवधि उपलब्ध अयस्क या लोहे की आवश्यकता पर भी निर्भर करती है। जैसे ही अगरिया ये भांप लेते हैं कि लोहा तैयार हो गया है, वे धौकनियों को भट्टी से अलग कर देते हैं। तब राख में लिप्त अर्ध पिघला गर्म लोहा उठाकर निहाई पर ले जाया जाता है। अगर तैयार लोहा बड़ा तथा मजबूत हो तो समझिए लोहासुर प्रसन्न है। परंतु लोहासुर हमेशा प्रसन्न नहीं होते। आज अगरिया लोहा इतना कम बनाते हैं कि उनका प्राचीन ज्ञान और उसका अभ्यास ही उन्हें विस्मृत होता जा रहा है। कई बार लोहा ठीक नहीं बनता, कभी उसमें से अशुद्धियां अलग नहीं हो पाती और कभी-कभी तो लोहा निकलता ही नहीं। एक पूरे परिवार की 2 दिन और 1 रात की मेहनत बेकार चली जाती है। अच्छा लोहा बन जाने के बाद भी चुनौतियां अनेक हैं। जिस नई विश्व अर्थव्यवस्था में उनके जंग न लगने वाले लोहे की महंगे दामों में भारी मांग है, उन नए बाजारों तक इनकी पहुंच ही नहीं है। इस सब से उनकी नई पीढ़ी इस पुरातन व्यवसाय से और भी विमुख होती जा रही है। ये लोहा अपन को बहुत मेहनत पड़ जाते हैं। आजकल के लड़का भी पत्थर हर चीज को पहचान नहीं पाते, सीख नहीं पाए, इसलिए इस धंधा को छोड़ देने। पत्थर भी पहचानना चाहिए, जब तो लोहा गिरेगा। अगरिया का लोहा वास्तव में प्राचीन भारत का विश्वविख्यात लोहा ही है। आखिर वह कौन सी बात है जिसने इस लोहे को दुनिया में इतनी ख्याति दिलाई? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल के पूर्व निदेशक और विख्यात मानव शास्त्री विकास भट्ट उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्होंने इस प्राचीन विज्ञान को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए। यहाँ पर जिस समय एक वर्कशॉप किया गया RRL और IIT बॉम्बे और मद्रास के सहयोग से, तो यहाँ पर जंगल से उसी प्रकार का अयस्क, वही कोयला, वही सामग्री यहाँ पे लाई गई। अगरियों ने यहाँ पर कई भट्टियाँ एक साथ बनाई और उन भट्टियों पर लोहा बनाया गया और सचमुच यहाँ पर लोहा बनता हुआ, तैयार होता हुआ सबने देखा और उस ज्ञान के बारे में हमको आभास हुआ जो उनके बीच में हजारों सालों से मौजूद है। IIT कानपुर के प्रोफेसर राममूर्ति बालसुब्रमण्यम और उनके शोध छात्र गजाधर साहू ने सन 2000 के अपने शोध अ पर्सपेक्टिव ऑन दिल्ली आयरन पिलर में इस रहस्य को खोजा। दिल्ली के कुतुब मीनार के निकट प्राचीन भग्नावशेषों में स्थित लौह स्तंभ सदियां बीत जाने पर भी जंग न लगने के लिए विश्व भर में विख्यात हैं। अपने शोध में डॉक्टर बाल सुब्रमण्यम ने पाया कि इसके लोहे में फास्फोरस की मात्रा आधुनिक लोहे से कहीं अधिक थी। यही फास्फोरस हवा और नमी के संपर्क में आने पर आयरन हाइड्रोजन फॉस्फेट हाइड्रेट नामक पदार्थ की एक सूक्ष्म परत तैयार कर देता है, जिससे लोहा नमी के संपर्क में नहीं आता और हजारों वर्ष बीत जाने पर भी उसमें जंग नहीं लगता है। यदि हम दोनों प्रकार के लोहे का विश्लेषण करें तो यह बात और स्पष्ट हो जाती है। एक ओर जहां आधुनिक विधि से तैयार लोहे में फास्फोरस की मात्रा 0.05% से भी कम होती है, वहीं अगरिया के द्वारा बनाए गए लोहे में इसकी मात्रा 0.14% या इससे अधिक पाई गई है। अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए डॉक्टर सुब्रमण्यम ने अधिक फास्फोरस वाले प्राचीन लोहे और कम फास्फोरस वाले आधुनिक लोहे से कुछ सैंपल कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड के घोल में 125 दिन तक डुबा कर रखे। परिणाम आपके सामने है। दरअसल आधुनिक लोहा बनाने में स्लैग के रूप में चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है, जो बड़ी मात्रा में फास्फोरस को लोहे से निकाल देता है, जिसके कारण लोहे में जंग लग जाता है। उधर अगरिया के क्षेत्र में बहने वाली प्रमुख नदी बुढ़मेर अपने साथ जो चिरौना मिट्टी लाती है, वह एक ऐसी अच्छी स्लेग है जो लोहे से अशुद्धियां तो निकालती हैं, परंतु फास्फोरस को लोहे में सही मात्रा में बना रहने देती है।
भारतीय वनवासियों पर अपने शोध ग्रंथों के लिए प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक वेरियर एल्विन ने अपनी पुस्तक अगरिया में उनकी लोहा बनाने की विधि में चूना पत्थर को स्लैग के रूप में उपयोग न करने को एक बड़ी कमी माना है। वास्तव में एल्विन चिरोना मिट्टी का वह रहस्य नहीं जान सके जो अगरिया अनेक पीढ़ियों पूर्व खोज चुके थे। अगरिया समुदाय हजारों वर्षों की संचित अपनी इस ज्ञान परंपरा से सुखी और समृद्ध था। पीएन बोस के सन 1887 के प्रतिवेदन में उन्होंने अगरिया समुदाय की समृद्धि का आकलन किया है। उनके अनुसार सन 1887 में एक अगरिया परिवार की वार्षिक आय कम से कम 300 रुपए प्रति वर्ष होती थी। परंतु समृद्ध और खुशहाल अगरियों को यह पता नहीं था कि उनकी समृद्धि पर एक बड़ा संकट आसन्न हो चुका था। सन 1857 से ही ब्रिटिश नीतियों में सैन्य और व्यापारिक दोनों प्रकार का उपनिवेशवाद सबसे बड़ी प्राथमिकता हो गया था। अंग्रेजों के लिए अगरिया एक ओर जहां स्वाधीनता के लिए लड़ रही भारतीय सेनाओं को श्रेष्ठ शस्त्र मुहैया कराने वाला समुदाय था, वहीं दूसरी ओर अगरिया का उच्च गुणवत्ता वाला लोहा अंग्रेज कारखानों में बन रहे स्टील के लिए एक बड़ी चुनौती था। इसके फलस्वरूप अंग्रेजों ने भारत के पारंपरिक लौह उद्योग पर भारी कर लगा दिए। यह बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों ने अगरिया लोगों के ऊपर बहुत सारा टैक्स लगाया ताकि वे अपना काम बंद कर दें, क्योंकि अंग्रेज लोहा इंग्लैंड से यहाँ लाना चाहते थे। खुद वेरियर एल्विन के अनुसार जिस अगरिया परिवार की वार्षिक आय सन 1887 में 300 रुपए तक थी, वही सन 1942 तक घटकर 127 रुपए पर सिमट गई। सारे विश्व को अपने लोहे का लोहा मनवाने वाला अगरिया अपनी पहचान से दूर, अपने संचित ज्ञान से दूर, प्राचीन कौशल से दूर, स्वयं इतिहास के अंधकार में लगभग खो सा गया। कुछ लोग सुझाते हैं अगरियों की तकनीक को आधुनिक तकनीक में इस्तेमाल कर बिना जंग का लोहा बनाया जाए। कुछ प्रयोगों के बाद यह संभव भी है, परंतु इससे अगरिया को क्या लाभ? अगरियों के ज्ञान को पुनर्जीवित करना मात्र उसकी आजीविका की व्यवस्था भर कर देना नहीं है, उसकी भट्टी के साथ साथ जीवित करना होगा उसके गौरव, उसके जंगल, उसके गीतों और उसके उल्लास को। वैसे भी विकास के बड़े मॉडल केवल बाजार को ही फायदा पहुंचाते हैं, कारीगर को नहीं। भारतीय प्राचीन धातु विज्ञान पर कुछ नए पाठ्यक्रम अवश्य उनके बनाए उत्पादों के लिए एक नया बाजार तैयार कर सकेंगे और इससे शायद इन लौह मानवों की अगली पीढ़ी बोझा ढोने की जगह नए परिवेश में अपने ज्ञान की प्रासंगिकता खोज सके।